अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। अहम तकर्री के आसपास और इर्द गिर्द ऐसा मालूम होता है तमाम मुल्क की सियासत पिवट कर गई है और मजीद इसमें इस वजह से पेचीदगी आ रही है क्योंकि जैसे जैसे वो दिन करीब आ रहे हैं, डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे सबके दिमागों में ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अभी तक समरी पीएम ऑफिस या पीएम हाउस और साल क्यों नहीं हो पाई है। और बजरिया डिफेंस मिनिस्ट्री जो GHQ से आनी है, जो 3 नाम आने हैं, वो अभी तक आया क्यों मौसूल नहीं हो पाए हैं। इसके ऊपर हुकूमती जो पार्टी है उनकी तरफ से भी मल्टीपल आ रही हैं। जैसे शाहिद खाकान साहब ने कल कहा कि ये इसके ऊपर वजीर आजम चाहें तो आज खुद नोटिस ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इस पूरी चीज के इर्द गिर्द मुलाकातें भी तेजी पकड़ रही हैं। जैसे आज वजीर आजम शहबाज शरीफ रिपोर्टेडली जो उनकी मुलाकात हुई है, वजीर खजाना इसहाक डार साहब उसमें मौजूद थे, जनाब मलिक अहमद खान साहब थे और आर्मी चीफ भी एज पर रिपोर्ट्स उस मुलाकात में थे। इन मुलाकातों में भी क्या बातें या क्या चीज़ें हैं जो गोश्त गुजार की गई, इसके ऊपर बात करेंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अभी भी एज वी स्पीक कंसेंसस आना बाकी है, और क्या ऑल इज़ वेल, ये बहुत बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम उठाएंगे। दूसरे नाजरीन, पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी साहब की भी मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। और टॉकिंग ऑफ वजीर आजम साहब, वजीर आजम की तबीयत ठीक हो गई है क्योंकि वो इससे पहले कोविड में मुब्तला थे, और जैसे ही वो ठीक हुए हैं तो एक तो वो ये मुलाकातों का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि अगले कुछ रोज में वो तुर्की के दौरे पर भी रवाना हो रहे हैं। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे क्योंकि अब अगर तुर्की के दौरे को हम देखें तो गालिबन ये कि वजीर आजम जब जाएंगे उससे पहले उन्होंने एक वफाकी काबीना का इजलास भी अभी तलब करके रखा है। याद रहे इससे पहले जो हंगामी काबीना का इजलास तलब किया था उसी रोज जब पिछले हफ्ते तलब किया गया था, उसके बिल्कुल अगले रोज जिस दिन शेड्यूल था वो इजलास, उसको मौखर कर दिया गया और उसका एजेंडा भी सामने नहीं था। अभी भी जो इजलास तलब किया गया है उसका एजेंडा सामने बताया तो नहीं गया, लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है और इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसका एजेंडा यही इसी अहम तकर्री के इर्द गिर्द ही घूमेगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और खान साहब ने भी इस पूरी चीज़ में मजीद अपना एक तड़का ऐड किया है क्योंकि खान साहब कहते हैं कि वो भी 26 नवंबर को, उन्होंने भी तारीख का क्या खूब इंतखाब किया, उन्होंने कहा 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आ रहे हैं। इस दफ़ा उन्होंने रावलपिंडी का, और जब उनसे पूछा जाता है उनकी पार्टी के लोगों से तो वो ये कहते हैं कि चूंकि वो इस दफ़ा बजरिया GT रोड आ रहे हैं, मोटरवे से नहीं आ रहे, तो इस वजह से पहले वो रावलपिंडी आएंगे। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है रावलपिंडी कहने का। लेकिन खैर, क्या इसमें कोई कोवर्टेड रेफरेंस है खान साहब की तरफ से, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस दफा जो मकाम होगा वो फैजाबाद होगा। फैजाबाद के हवाले से उन्होंने कह दिया है कि वहां पर स्टेज भी लगाया जाएगा। असद उमर साहब की स्टेटमेंट भी सामने है, अब इसके ऊपर भी बात करना जरूरी होगी। लेकिन एक बहुत लेजिटिमेट कंसर्न है, और वो लेजिटिमेट है कि हम तमाम चाहते हुए और ना चाहते हुए भी, हम तमाम इस एक तकर्री के इर्द गिर्द हम तमाम के जहन भी घूम रहे हैं, कौम का फोकस भी है। लेकिन इस वक्त एज वी स्पीक जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो पाकिस्तान के डेफिसिट्स हैं वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट्स और पाकिस्तान की डेट रिटर्न करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशानात आ रहे हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और फौरी तौर पे गेस्ट का रुख करती हूँ। इसमें पार्टिजन और नॉन पार्टिजन आरा दोनों शामिल गुफ्तगू रखेंगे। यहाँ स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करते हैं जनाब अली गौहर बलोच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट मेंबर कौमी असम्बली। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी और तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, आलिया हमजा मलिक साहिबा मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करती हैं। आप भी अपनी जमात की स्टॉलवर्ट हैं, अपोजिशन और अपनी जमात के व्यू पॉइंट्स हमारे साथ तमाम इन गुफ्तगू में हमारे साथ रखेंगी, शामिल गुफ्तगू। मैं आपको साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुखातिब करूंगी क्योंकि आपका इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ हो या ना हुआ हो, आपने अपनी तरफ से दे दिया है और हम आपकी मंशा की भरपूर रिस्पेक्ट करते हैं। रजा रूमी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं नॉन पार्टिजन व्यू के लिए, सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, तमाम मामले पे अपना तज्जिया तबसरा भी हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड रजा साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद। अली गौर साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। एक तो ये बताइएगा, ये आप तमाम जो इस वक्त एक बातें कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि खान साहब इस वक्त जो ये मईशत है वो ये कहते हैं एक तो आपका कसूर है कि आपने पूरी कौम का इस वक्त जो ध्यान है इधर उधर भटका के रखे हैं। वो देखे तकर्री हो रही है, वो ये हो रहा है, लेकिन मईशत जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप आ नहीं रहे। और खान साहब ने एक और बात, मईशत की खराबी का उन्होंने हल भी तजवीज़ किया है आप लोगों को, आप अगर उस पर गौर व खौस फरमाएं। खान साहब ने क्या हल तजवीज़ किया है, मईशत कैसे ठीक हो सकती है, ये सुनिएगा। अली साहब इसका जवाब फरमाएंगे। जब तक इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई भी आप जीनियस ले आए इकोनॉमी का, वो अब कुछ नहीं कर सकता। जी, स्टीफन हॉकिंग भी ला दें अली साहब, वो ठीक नहीं कर पाएगा, आपने इलेक्शन करवाने।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मतलब है कि खान साहब की बात पर आ जाते हैं क्योंकि ये आपने सुनवाया। देखिए, बात की है बुनियादी तौर पर कि जो बड़ी हैरानगी वाली बात है, दो तीन चीज़ों का ना बड़ा हुस्न इत्तफाक है कि जो पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों को चोर चोर कहता था, जब खुलासा उसका खुला और जब पोल खुला तो हकीकत में वो ख़ुद चोर निकला, घड़ी में चोर निकला। वो फॉरेन फंडिंग में पकड़ा गया, वो दीगर उसके जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं उनमें भी कभी कभी स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं। हत्ता कि अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस जो कि FIA जिसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जिन लोगों को समन किया जाता है FIA की तरफ से, वो मतलब है कि वो बहाने करते हैं स्टे ऑर्डर्स के और अदालतों से स्टे लेकर आते हैं। इसका मतलब फेस नहीं करना चाहते। जिस फरा गोगी साहिबा के ज़रिए इन्होंने बड़े बड़े कमीशंस लिए, उनको बाहर वो मतलब भिजवा दिया और इस पर तो अलग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसको कैसे भेजा गया और क्यों भेजा गया। आपकी गवर्नमेंट में भेजा गया सर? जी नहीं, हमारी गवर्नमेंट से वो पहले चली गई थी और उसके ऊपर जो एंटी करप्शन में केस बने थे पंजाब ने बनाए थे, पंजाब में वो परवेज इलाही साहब के जरिए खत्म हो गए, खत्म करवा दिए गए। वो जिस वजीर आला को मतलब है पहले डाकू कहते थे और आजकल मतलब है वो उनके लिए ईमानदार हैं, दायरे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो बात ये है कि फिर वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो मुल्क में इस चीज़ का सबसे बड़ा सरगुन्ना है इंतशार का, वो मुल्क को लेक्चर भाषण दे रहा है कि भाई आप मुल्क में अमन होना चाहिए। अमन बिल्कुल हो जाएगा। आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुई थी और आपको यकीनन बड़ी तकलीफ़ है, लेकिन आप गैर आइनी वज़ीर आज़म थे इमरान नियाज़ी साहब, आपको आइनी तरीके से हटाया गया था। अब आपको जब आइनी तरीके के साथ हटाया गया तो मेरा ख्याल है कि इसमें तकलीफ़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप अमन से मामलात मुल्क के चलने दें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। और वैसे आप फैलाते भी नहीं तो इंशाअल्लाह ताला नहीं। अली साहब, एक के बाद एक इलेक्शन वो लोग जीत रहे हैं, वो कहते हैं, तो आप लोग अगर इसीलिए नहीं करा रहे ना आप आम इंतखाबात, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आपकी भी जो एक बिल्कुल कुछ क्या कहेंगे बैसाखियों के सहारे आपकी गवर्नमेंट या जो एक कॉन्फिडेंस का वोट मिला हुआ है वजीर आजम को, वो भी चंद लोगों का है, 2 या 3 लोगों की बर्तरी होगी अफराद की बस। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मतलब है कि बाई इलेक्शन में कुछ सीटें हमने लूज की। देखिए, जब इमरान नियाज़ी साहब सारी तकरीबन नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो फिर भी कोई लाज रखी, आप लोगों की तो परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। सूबे की भी सीटें हमने जीती हैं उसमें से, ये नहीं सारी सूबे की, हाँ सूबे की आपने जीती हैं कुछ। और मुल्तान वाली सीट पे आपको पता है कि वो हमारे PDM की तरफ से सपोर्ट वाले कैंडिडेट थे जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं, वो PDM में कहाँ थे? नहीं, हम नून का विड्रा हुआ कैंडिडेट वहां पर हमारा की एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन PDM का तो हिस्सा नहीं थी ना पीपल्स पार्टी। मतलब PDM की सारी जमातों ने उनको सपोर्ट किया। मैंने कहा PDM की जमातों ने। देखिए, बात यह है, जब इमरान नियाज़ी साहब 14 में से 13 सीटें हारे थे जिमनी इलेक्शन की, तब इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए थे? जब ये परवेज खटक की सीट पर हारे थे तब इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए थे? जब ये वाडा वाली सीट जो खाली हुई थी और उस पर PTI 6 नंबर पर आई थी और कराची की आवाम ने इनको किक आउट किया था, तब इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए थे? जब PDM तहरीक चला रही थी और इमरान नियाज़ी साहब के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी थी, जब हम इन्हें कहते थे कि मैं आपको अर्ज करूं क्यों नहीं करवाए थे, वो कहते हैं इसलिए नहीं कराए थे क्योंकि मईशत के ये हालात नहीं थे जो आपने कर दिए। देखे, वो मईशत की, आप मईशत की तबाही की तरफ आ जाते हैं। देखिए, कंपैरिजन उधर से भी फिर करना पड़ेगा। अगर इमरान साहब के 4 साल का आप बात करती हैं तो 2013 से 2018 की बात करें। अच्छा, हाँ, आपका इसरार ये है कि वहां से शुरू करें मवाज़ना। बात ये है कि 18 में इनको पाकिस्तान दिया कैसे गया था? जब इनको पाकिस्तान दिया गया था तो डॉलर 110-15 रुपए पर था। जब इनको पाकिस्तान दिया गया था उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी। जब इनको पाकिस्तान दिया गया था उस वक्त बिजली का रेट जो है एग्रीकल्चर में 5 रुपए था। हाँ, ये सारी गैस की कीमतें कंट्रोल थी, घी कंट्रोल, लेकिन करंट अकाउंट आसमान से बातें कर रहा था। कुछ चीजें मुआशी तौर पर ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन जो अवाम, जो पब्लिक जिन चीजों को अंडरस्टैंड करती है, महंगाई 4% थी, GDP ग्रोथ रेट 6 पर था। जो ये बात अब आईना इनको दिखाएं, वो कहते हैं ना हमने जरा आईना दिखाया बुरा मान गए। हमारे प्रोग्राम में भी अभी कुछ लोग बैठे हैं जो अभी बुरा मान जाएंगे। सूरत हाल ये है, आईना ये है कि उस हंसते बसते पाकिस्तान का इमरान नियाज़ी साहब ने भुरकस निकाला, इसलिए क्योंकि ये RTS सिस्टम की पैदावार थे। ये वोट चोरी करके आए थे ये, और ये डस्का में वोट चोरी करते हुए पकड़े गए थे। अब तीनों चीजें प्रूव होगी। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक तो खान साहब ईमानदार नहीं है,
सबसे बड़े चोर खुद हैं और दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, सियासत में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, खुद वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। मैं सारी बातें मैं आगे ले जाती हूं। पैदावार है बाकी मईशत की भी आपने बात की है। मईशत, हाँ, अगर ये करप्शन ना करते हाँ। तो आज मईशत इतनी खराब ना होती। हमें हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास, मैं हरगिज नहीं कह रहा कि मईशत के हालात अच्छे हैं, लेकिन हमने उन चैलेंजेस को कबूल किया, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। खान साहब को डर यही है कि जो ये 8 महीनों के अंदर अंदर ये फिर 2018 वाली पोजीशन में पाकिस्तान को लेंगे, इसलिए टांगे कांप रही हैं, इसलिए टांगे कांप रही हैं। 6 महीने हो गए, कांप पे टांग रही हैं वो कहते हैं। अच्छा आलिया साहिबा, आपकी तरफ रेफरेंस था अली साहब का कि बुरा मान जाएंगे जब आईना दिखाएंगे, तो इसका जवाब फरमाइएगा। फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप अपनी बात जरूर फरमाएं। जब वापस आऊंगी ना तो मैं वजीर दिफा की एक बात आपको सुनवाऊंगी। उन्होंने भी बड़े भारी भारी अज़ाइम रखे हैं कि इस तकर्री के बाद वो खान साहब के साथ क्या करने जा रहे हैं। आलिया साहिबा, नहीं आपके पास है, आपके इनिशियल कमेंट्स तो आ जाए ना, मैं भी इसी बात की ख्वाहा हूं। जितनी चोरियों के इल्जाम है ना, 24 FIR आप इमरान खान के ऊपर काट चुके हैं। हर तरह की तौहीन, हर तरह की चोरी, करप्शन के इल्जाम यहाँ पर बैठकर लगाना तो बहुत आसान है, जाकर अदालतों में क्यों नहीं उनको प्रूफ कर पाए। चले फॉरेन फंडिंग ही प्रूफ कर पाते। फॉरेन फंडिंग वो है जो आप स्टेट बैंक की रसीदें वहां पर जमा करा नहीं सके। करप्शन वो है जो आपके गोगी गोगा बाहर भागे हुए हैं और अब तो लंदन से भी फरार होकर कहीं यूरोप की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कत्ल के इल्जाम लग रहे। तो लेकर आए ना, लेकर आए जो घरों को भी यूरो ट्रिप पे बहुत दिन बाद गए हैं, हॉलिडे पे गए हैं वो कहते हैं। एक सेकंड प्लीज मोना, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मुझे जरा बात कंप्लीट कर लेने दें। नहीं आप कंप्लीट जरूर करें, लेकिन सवाल भी साथ ही आप हमारे अर्ज आप एक्सेप्ट करें। सवाल को माइंड करें ना करें। नहीं ऐसे बात नहीं है। आलिया साहिबा का बहुत बड़ा दिल है। आलिया साहिबा माशाल्लाह बड़ी दबंग खातून। अच्छा 10 मिनट असल में इनकी चोरियां सुन चुकी हो तो मुझे इनकी चोरियां भी तो जरा इन्हें बताने देना। चोरियां वो है जो तोशा खाना से 50 रुपए का कालीन ले गए, 75 रुपए की टाई लेकर गए, ब्रीफ केस से 100 रुपए में लेकर गए, 6 गाड़ियां अपने घर विदाउट इवन M.A. होते हुए गैर कानूनी तौर के ऊपर लेकर गए। और ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रही। और घड़ियां तो माशाल्लाह और ज्वेलरी बॉक्सेस और हीरे जवाहरात तो वो कितने ही लेकर गए, ये भी सारा कुछ तोशाखाना में लिखा है। इसीलिए अब ये तोशाखाना को क्लासिफाई कर रहे हैं। इतने अरसे बाद अगर मेरे लीडर पर इनको एक घड़ी मिली है ना, और वो भी कोई 2-3 करोड़ की वो जो घड़ी है ना, जो वो उसके लिए एक नहीं है, बहुत सारी है। अच्छा चले वो इनके सामने है ना। जा रहा है आलिया साहिबा, मैं वापस आती हूं आपकी तरफ, आप मुकम्मल कीजिएगा आफ्टर ब्रेक। इसीलिए पूछा था, टाइम मुझे पूरा दीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आलिया साहिबा, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अली साहब कह रहे थे एक घड़ी नहीं है जो आप कहती हैं, एक घड़ी पकड़ के बैठ गए हैं, बहुत सी घड़ियां हैं। और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने आज जो बात की है, ये सुनिएगा, इसके ऊपर भी जरा जवाब फरमाएं। वज़ीर आज़म का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ। जी आलिया साहिबा, 2 हाथ होने हैं फिर खान साहब के साथ, आप लोग तैयार हैं? मैं जरा बात कंप्लीट कर लूँ मोना। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि जो ये कह रहे हैं ना, जितनी घड़ियां निकाली हैं, जो निकालना है ना, जो ये निकालेंगे वो सब कुछ इलेक्शन कमीशन में FBR के डॉक्यूमेंट्स में डिक्लेयर्ड भी है। उसके लिहाज से वहाँ पर टैक्स रिटर्न्स भी जमा है। फिक्र तो ये लोग अपनी करें कि जब इनके तोशा खाने खुलेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा। और मैं सिर्फ इतना बता दूँ, जिस बंदे पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, वो ऑलरेडी अपने 2 घर 3 गाड़ियाँ, अपनी आधी से ज़्यादा कमाई जो है शौकत खानम को डोनेट
कर चुका है, इनका मुकाबला मतलब ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं उस बात के ऊपर तो मुझे हमेशा अफसोस होगा कि अवाम की तवज्जो डाइवर्ट करेंगे। यहाँ पर 88% ताजिर ये कह रहे हैं हमारे इस मुल्क पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इनसे आकर पूछे ये क्या जवाब देंगे। सिर्फ एक सेकंड मोना प्लीज, ये क्या जवाब देंगे? ये कहेंगे तोशाखाना। यहाँ पर 65% लोग ये कह रहे हैं हम इस हुकूमत से तंग है, खुदा का वास्ते इलेक्शन करा दें। ये आपको क्या जवाब देंगे? तोशाखाना की घड़ी। आप यहाँ पर आकर इनसे कहेंगे एक्सपोर्ट्स कम हो गए, रिमिटेंसेस कम हो गए, मुल्क में 30% की महंगाई हो गई, बिजली के बिल के लिए लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, ये आपको क्या जवाब देंगे? तोशाखाना। अब मेरे भाई ने कुछ कैलकुलेशन बता दी, मैं उस पर तो जाती हूँ। एक्सपोर्ट क्या कर दी, रिजर्व्स कहाँ ले आए, रिमिटेंसेस का क्या हाल कर दिया। आज टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है 15% कम हो गई है, IT के एक्सपोर्ट्स कम हो गई हैं, यहाँ पर आपकी LCs नहीं खुल रही हैं, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं। हाँ, मैं सही आम आवाम के ऊपर सिर्फ एक सेकंड, मैं सिर्फ आम आवाम के ऊपर आती हूँ। पेट्रोल हम 150 का छोड़ के गए थे जब $129 पर बैरल था, आज $80 पर बैरल है और ये 225 का दे रहे हैं। डीजल हम 144 पर छोड़ के गए थे, ये 236 का दे रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी 18 रुपए की छोड़ कर गए थे, इनके सारा कुछ डालें ना, सारे टैक्स डालें तो 50 रुपए का यूनिट बन रहा है। हम जो आटा था वो 50 रुपए का छोड़ के गए थे, 110 के ऊपर नहीं, हमारा करते हैं आप मवाजना करते हैं जब 18 से एक सेकंड हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। क्या इनके दौर के अंदर तेल की सबसे कम प्राइसेस थी, तब भी ये उसका फायदा ना उठा सके और $20 अरब का खसारा छोड़ कर गए, तब भी उसका फायदा ना उठा सके। एक्सपोर्ट ये ड्रॉप करके गए, जो वर्स जिसको गवर्नमेंट को हम कहते हैं ना, उससे। मैं तो आम आदमी की इस वक्त बात करी थी, मैं तो चना, तेल, घी की बात करी थी। आलमी मार्केट में पाम ऑयल सस्ता हुआ है, यहाँ पर जो 400 का मिलता था वो 660 का मिल रहा है। और आज की खबर है कि सोयाबीन और ये जो पाम ऑयल है उनके कंटेनर्स तक रिलीज नहीं करवा रहे, क्योंकि हुकूमत को एक अहम तकरीरी करनी है। अब मैं सिर्फ एक सेकेंड, अब वो वाली आप कंपेरेबल हो ही नहीं सकता। 12% की इन्फ्लेशन से 30% की इन्फ्लेशन पर यह चला गया। अब जो आप बात करिए, जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ, और मुझे अफसोस ये है कि पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिशियंस के साथ ये सब कुछ करते हैं, जो कल तक DG ISI की तकरीरी पर हमारा मजाक उड़ाते थे ना। जरा इनकी बातें मैं आपको सुना दूं। चले, हमें तो फिर भी दम था, हमने तो टाइम पे समरी भी मंगवा ली थी, हमने तो टाइम पे तानियाती भी कर दी थी, तब ये हमें जादू टोने का। और ये एक लास्ट बात कर लेने थे, तब ये ऐन गैन और फे की बात करते थे। आज क्यों ये आज ये क्यों एंड से शुरू करे? आज ये कौन से जादू टोने करने लगे जो तकरीरी की समरी भी नहीं आ रही है और यहाँ पर चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं और 1 पॉइंट एजेंडा पे कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। जरा 1 मिनट में इनकी बातें आपको सुना दूं। खुर्रम दस्तगीर साहब, नए आर्मी चीफ की तकरीरी का मामला अदालत में जा सकता है। इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान, समरी का ना आना बहुत बड़ी नाकामी है और आइन के खिलाफ वर्जी है। अब एक सेकंड, अगर चीफ के लिए अहल लेफ्टिनेंट जनरल का नाम शामिल है, एक लास्ट बात मैं करूं, अब तो ये जवाब देना भी आसान हो जाएगा। अगर चीफ के लिए, आर्मी चीफ के लिए अहल लेफ्टिनेंट जनरल का नाम शामिल हो तो ये गैर कानूनी होगा। अब मुझे आप ये बताएं, कंट्रोवर्शियल कौन बना रहे चीजों को? किसकी तकरीरी ज्यादा फ्लॉड थी? अब तो ये मुकाबला बमा मुकाबला लग रहा है ये मामला। और क्या अभी आपकी इत्तलात के हिसाब से कोई प्रॉब्लम है, या ठीक है चलें 25 तक टाइम है, जो मर्जी उस वक्त तक टाइम ले लें जैसे गवर्नमेंट कह रहे हैं? और ये डिसेंटिंग अरा गवर्नमेंट के कुछ क्वार्टर से आ रही है, जैसे शाहिद खाकान साहब को कोट किया आलिया साहिबा ने। जी मुन्ना, शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। देखिए, तकरीरी के ऊपर इतना जो है मसला बनना नहीं चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बन गया है। कुछ बज़ाहिर यूं ही मालूम हो रहा है, जो इतलात आ रही हैं कि इस वक्त जो है वो शटल डिप्लोमेसी जारी है कि किस नाम के ऊपर फाइनल करना है। और जाहिर बात है कि हुकूमत का होता तो इस्तेकाक वजीर आजम का है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आजम जो हैं उनका जितना इस्तेकाक और जितनी पावर उनके पास होती है हमें सबको ही पता है। तो इस वक्त सख्त दबाव में है शहबाज शरीफ साहब। एक तरफ तो उनके भाई जो हैं वो कुछ कह चुके हैं उनको, दूसरी जानिब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वहां भी जी वो कुछ और कह रही है। उससे पहले इमरान, ऊपर से तीसरा प्रेशर इमरान खान साहब का है, जो आपने पहले जिक्र कर दिया
26 को वो भी पहुंच रहे हैं कि अभी तो वो चुप करके बैक सीट ले लिए खान साहब ने। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर वो नाम जो फाइनल अपॉइंटमेंट खान साहब की मर्जी की ना हुई तो फिर खान साहब वहां पे जलसे में जो कहेंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अच्छा, तो ये भी इत्तलात है। सही। जी सूरत हाल कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन रजा साहब, आपने जो बात की ना कि मतलब प्राइम मिनिस्टर की ताकत और अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड होती है, ये एक तल्ख हकीकत है। लेकिन पीएमएलएन से क्या आपकी तवक्को कुछ और नहीं थी? क्योंकि ये लोग तो, इनकी बात ही सिविलियन सुप्रीमेसी से शुरू हुई थी 2017 के बाद से। देखिए जी, बात बिल्कुल शुरू हुई थी जब से मियां साहब ने वो जीटी रोड वाला अपना जो शुरू किया था, उसके बाद से कई साल जी, वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, खलाई मखलूक और ये और वो। उसके बाद जब ये अनफॉर्चुनेटली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और उसके बाद जो एक तासुर उभरा उसको खान साहब ने बड़ी कामयाबी से पॉपुलराइज भी किया है कि नून लीग जो है वो अपने बयानिया से फिर गई है। और बल्कि खान साहब ने वो बयानिया खुद अडॉप्ट कर लिया, न्यूट्रल्स वगैरह को चैलेंज करने और का। खान साहब की हालिया जो कामयाबी है उसका चंद लोग कहते हैं कि यही राज है। जी, एक बहुत बड़ा राज जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत है। पाकिस्तान की तारीख में जो भी लीडर उसको चुनता है, चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, शेख मुजीबुर रहमान हो, मियां नवाज शरीफ हो, वो और अब खान साहब है। और अब खान साहब है। तो खान साहब ने वो बयानिया ले लिया है और नून लीग जो है वो अब स्प्लिट है, क्योंकि शहबाज साहब अमलियत पसंद हैं और हकीकत पसंद है, प्रैग्मेटिक हैं। उनके भाई का फर्क है व्यू, आपको भी पता है, सबको पता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ज्यादा अहम इस वक्त बात ये है मोना, ये तो बातें है ना, ये तो हम लोग सियासी, आपको पता है, जरा सेंसेशनल बातें होती हैं, रेटिंग वेटिंग अच्छी आ जाती है। असल बात है कि इस मुल्क का क्या हाल बन रहा है, ये बात है, असल बात ये है। इतनी अहम एक तकर्री होनी है। पाकिस्तान का दिफा, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी डिपेंडेंट है, उसको इस हद तक पॉलिटिसाइज कर दिया गया है सारे फरीकैन की तरफ से। मैं सिर्फ खान साहब का नहीं कहूंगा, पहले तो लोग बहुत खान साहब को ही ज्यादा टारगेट करते हैं। हाँ जी, सिर्फ खान साहब नहीं है, यहाँ पे हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं और खुद एस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से जो कि इसमें अब फाइनल अपना वो दे रहे हैं। अब देखें ना, बात ये, खुद तो जा रहे हैं जनरल बाजवा साहब, अब वो जाएं आराम से, इज्जत से रिटायर हों, लेकिन वो ये क्या वजह है कि वो जो शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इतलात आ रही हैं, जाहिर बात है कि हमारे पास 100% मुसद्दिका इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इस वक्त ठनी हुई है, तो वो क्या, ये अवॉइडेबल चीजें होती हैं, अवॉइडेबल होती हैं। सही जी, बार बार यही दोहराई जाती हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही और इसका नुकसान मुल्क को होता है। देखिए ना, बेयकीनी है और मईशत के हालात देखें, हालत इज़ार देखें, बल्कि बिल्कुल यही बात है। और जब तक, जैसे खान साहब ने कहा है, सही कहा इमरान खान ने, कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो अच्छा, आप अग्री करते हैं इस बात से? राइट, मैं बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, इलेक्शंस कॉल कर दें, ये मसला हल कर देगा मईशत का भी? नहीं, देखिए, इलेक्शन कॉल करने से हल, मैं ये समझता हूँ कि इनका आपस में समझौता होना चाहिए। पीटीआई का सियासी कुव्वतों का आपस में होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। खान साहब जो आदमी को कहते हैं ना कि जी आप न्यूट्रल्स को कहते हैं कि आप इसमें आकर तो इलेक्शन करवाएं, मैं उससे बात नहीं करता। ये पार्लियामेंट खान साहब ने तो बल्कि पहले ये भी कहा है कि मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा, मैं तो बात करूंगा उनसे जो इनको चला रहे हैं। इस तरह की बात खान साहब ने की थी, यानी कि खान साहब भी खुद कहते हैं कि मैं जी उन्हीं से बात करूंगा, एस्टेब्लिशमेंट से। ये जो डिस्कनेक्ट है, ये मुल्क और कौम के लिए बड़ा मनफी और मुज़िर साबित हो रहा है। नाजरीन, आफ्टर अ ब्रेक अली साहब की मच नीडेड राय जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अली साहब, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा, लेकिन मामला दूर है। रजा रूमी साहब ने बताया कि उनकी इत्तलात के मुताबिक, जो हमारे पास भी एक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट है, वो यही है कि प्रॉब्लम इस वक्त है मौजूद जूं का तूं, और अब इसमें मजीद जो तड़का लगाने के लिए या आपको मजीद टफ टाइम देने के लिए खान साहब भी आ रहे हैं 26 नवंबर को। उन्होंने तारीख का सोच कर ही इंतखाब किया है 26 नवंबर। देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ की इस्लाह करूँगा। अभी
आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि इनके पास सिर्फ तोशा खाना के अलावा एक ही बात है, एक नहीं, अपने प्रोग्राम में मैंने 5-6 चीज़ें गिनवाई हैं। आपने काफ़ी चीज़ें गिनवाई, ठीक है। हाँ। और खान साहब की करप्शन के तो इतने स्कैंडल्स हैं, और इनकी बहनों की तलाशी लें, जिसकी भी लें, उसमें से अरबों ही निकलते हैं, लाखों और करोड़ों तो निकलते नहीं हैं। जितने सर पे बाल हैं उतने खान साहब की करप्शन के स्कैंडल्स हैं और उनके हवारियों की। खैर छोड़ें, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अभी आप कह रही थी कि तकर्रुरी का मसला बना हुआ है। देखिए मसला नहीं है, एक लीगल प्रोसीजर है। खान साहब ने इस चीज़ को भी सियासत इस पे करके घसीट के और उस पर भी इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, अगरचे वो फैला नहीं पाएंगे और उसमें कामयाब नहीं होंगे। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि एक तरफ से समरी आनी है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो मतलब है कि हमारे इस पर तर्जुमान भी वही हैं, मौक़िफ़ भी वही देते हैं, वज़ीर दिफा भी वही हैं। ज़ाहिर है इस पर तो ऑथेंटिक बात तो उन्हीं की है ना, चाहे मैं इधर 1000 बातें बैठ कर करूँ, जो ख्वाजा आसिफ साहब करेंगे या कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बात आई तो उनकी बात यही है जो आपने अभी ख्वाजा साहब की सुना दी है कि वो मतलब वो कहते हैं आ जाएगी, हाँ 2 दिन में, और 2 दिन तक हम आ गई है, वो आ गई, हाँ। अभी 2 दिन तक हम प्राइम मिनिस्टर को वो भेज देंगे। ठीक है, तो जब वो भेज देंगे तो वो सारी कौम के सामने आ जाएगा 2 दिन अच्छा, में। नाम का भी मसला है ना? नहीं देखें, ऑब्वियसली जब किसी चीज जो रजा साहब कह रहे हैं कि मियां साहब, बड़े मियां साहब का एक इसरार है। हाँ जी। और फिर अभी बस बाय द वे आलिया साहिबा ने कहा है कि वो यूरोप के जो दौरे पे हैं। देखिए ये रजा रूमी साहब की बात पर मैं मतलब जाहिर है वो इतराज तो नहीं करता, लेकिन ये उनकी अपनी एक इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस है, उनका एक अपना सोर्स है। लेकिन जो पार्टी में मतलब है कि हमें जो मैंने पूछा है, मेरी शायद खाकान साहब से बात हुई, राना सनाउल्लाह साहब से हुई, ख्वाजा आसिफ साहब तो हाउस में कल भी थे मौजूद, तो वो तो यही है कि कल परसों तक कोई ना कोई समरी आ जाएगी और ये सारा हिजान ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर का है और वो इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा अली साहब एक और बात का जवाब फरमाइए। और ये इंतहाई पुरअमन तरीके के साथ तमाम मामला हो जाएंगे। वो कहते हैं नाम का जो लोग नहीं, नाम का कॉन्फ्लिक्ट मियां साहब किसी को जाते हैं, ये नहीं मियां, देखे अगर मियां साहब देखे, पहली बात तो मैं बड़ी आपको क्लियर बात बता दूं आपके प्रोग्राम की वसातत से, हमारी पार्टी का हर फैसला, वो हमारे लीडर हैं, वो नवाज शरीफ उस बंदे का नाम है जो 3 बार मुल्क का वजीर आज़म रहा है। नवाज शरीफ वो बंदा है जिसने चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए थे, इमरान न्यादी की तरह कश्मीर का सौदा नहीं किया था, मलेशिया वाली कॉन्फ्रेंस से भाग नहीं गया था पहले खुद रखवा के। नवाज शरीफ उस बंदे का नाम है जिसने उस वक्त धमाके किए जब अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको रोक रहा अच्छा, था। तो यानी जब दुनिया की ताकतें जो मैटर करती हैं हाँ। वो रोक रही थी, डॉलर्स की ऑफर रोक रही मतलब करवाई जा रही थी, तो वो सब कुछ अपने जूते की नोक के ऊपर रखकर पाकिस्तान की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, पाकिस्तान की कौम का और पाकिस्तान की अफवाज का सर फखर से बुलंद किया। अली साहब आज मैं आपको एक गुजारिश करूं, हाँ। तमाम फैसले मियां साहब की मशावरत से ही होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर नहीं, वो हमारे कायद हैं। अगर एक कायद का वर्कर प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो अपने कायद से मशवरा करेगा कि नहीं करेगा। शहबाज शरीफ साहब वर्कर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर शहबाज शरीफ साहब बैठे, भाई होना एक अलग बात है, लेकिन वो है नवाज शरीफ साहब के जाहिर है। वो शहबाज शरीफ साहब हमेशा कहते हैं कि मेरे कायद नवाज शरीफ है। हाँ। तो मुल्क की यही तो तकलीफ है इमरान खान साहब, नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब की राय के मुताबिक ही जो भी फैसला करेंगे शहबाज शरीफ साहब, वो नवाज शरीफ साहब की राय के मुताबिक ही होगा। बड़ी इस बात से अगरचे इस बात पे बड़ी तकलीफ होती है, मैं यही तकलीफ होती है। इमरान न्याजी साहब को भी यही तकलीफ है, उनके वो जो है मतलब है कि बाकी अब मैं चले कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं बोलता, जो उनके वो पीर के चेले हैं उनको भी तकलीफ है। तो मकसद ये है कि, लेकिन असल बात ये है फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ की मशावरत से। आलिया साहिबा आपकी बात शुरू कर दें, अपना सेंटेंस मोना। मैं सिर्फ इनसे इतना कहूंगी कि ये सीक्रेट एक्ट लगवाएंगे नवाज शरीफ के ऊपर। इनके वजीर दिफा तो चुप कर गए थे ना, अगले दिन मुकर गए थे, या कहीं से डांट पड़ी थी तो वो बदल गए थे कि जी हम तो नवाज शरीफ से कोई मशावरत नहीं करने गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मैटर के ऊपर। तो इनके भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पे शायद ये वजीर आजम के ऊपर ही सीक्रेट एक्ट लगाएंगे। इसलिए मैं इनसे कहूंगी, मैं इनको मशवरा देती हूँ वजीर आजम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना
करें। अब इतनी बातें इन्होंने की, क्या मैं कहूँ, इस वक्त जो चल रहा है ना, नून लीग बामुकाबला नून लीग चल रहा है। शाहिद खान कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ कह रहे हैं। वैसे तो अब राना सनाउल्लाह, शाहिद खान और जावेद लतीफ तो एक पेज नहीं, आलिया साहब वो कह रहे हैं हतमी राय नवाज शरीफ साहब की है, चाहे आपको इससे बहुत देखिए हमें क्या तकलीफ होनी है, हम इनका क्या मुकाबला कर सकते हैं। जो कश्मीर का सौदा कह रहे हैं, आपको सवाल तो इनसे पूछना चाहिए था, कौन सा सौदा करके गए इमरान खान कश्मीर का, या आपको इनसे ये पूछना चाहिए था जो चागी के धमाके। नहीं, एक सेकंड, देखिए मेरी एक बात सुने, नहीं वो किस चीज को कहते हैं, मेरे ख्याल में तो कोई आपको पहले ये सवाल करना चाहिए था, और दूसरा सवाल ये करना चाहिए था कि क्लिंटन के पास जाके कौन अपनी फैमिली को लेकर भाग गया था और जाकर कहा था आर्मी से मुझे बचा लो। वो वही बंदा था जो अब जा रहे हैं लंदन ट्रिप के ऊपर, लंदन से यूरोप ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर छलांगे, ये यहाँ पर छलांगे मार रहे हैं। वापस मुझे जाना है, वापस आती हूँ, आप मुकम्मल कीजिएगा आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। आलिया साहिबा मुकम्मल कीजिएगा अपनी बात। और ये तमाम चीज़ें अब ज़ाहिर है खान साहब भी तो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, और वो भी उन्होंने भी 26 नवंबर में अपना किरदार पूरा अदा करना है या किया हुआ है। मोना, मैं जो उस वक्त बात करी थी ना, मैं ज़रा उस बात को प्लीज़ कंप्लीट कर लूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सामने आप जो भी बात करेंगी ना, आप ये कहेंगे जी वो इलाज के बहाने बीमार थे, पाकिस्तान जो मट्टी का बेटा था, जिसे मट्टी में आना था, जो मुल्क पहुंचने के लिए बेताब था, वो अब ट्रिप के लिए यहाँ से इलाज के लिए या ट्रिप के लिए वटेवर, या तस्नीम हैदर के कत्ल के इल्ज़ामात से बचने के लिए यूरोप चला गया, ये तब भी कहेंगे शेर आया शेर आया। इसलिए मैं इनसे इस बात पर तो बहस करने को तैयार नहीं हूँ। दूसरा, बहुत प्यारी बातें की थी रज़ा रूमी साहब ने, मैं उसको सेकंड करना चाहती थी। सिविलियन सुपरमेसी जब सियासी लोग इकट्ठे बैठेंगे तो तब होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिविलियन सुपरमेसी में आप नारा लगाएं वोट को इज्जत देने का और फिर बूट को पॉलिश करने पर आप आ जाएं, और उसके बाद अब जो बातें हो रही हैं जरा मैं उन पर बता दूं। सबरी ना भी आई तो आर्मी चीफ की तकर्री हो जाएगी, राना सनाउल्लाह हो जाएगी। आज ये नौबत क्यों आ रही है कि वजीर आजम को सबरी मंगवानी पड़ी है? जावेद लतीफ जनरल बाजवा के लिए मुनासिब नहीं है कि वो 5 नाम भेजकर अलग से किसी नाम के लिए लॉबिंग करें। राना सनाउल्लाह आइन वजीर आजम शहबाज शरीफ को इजाजत नहीं देता कि वो नए आर्मी चीफ की तकरीर के मामले पर मौजूदा आर्मी चीफ से मुशावरत करें। सिर्फ यही सारी बातें, मैं ये झूठ नहीं है, ये आपके लोगों के बयानात हैं जो वो कल से दे रहे हैं। सिर्फ एक सेकंड, देखिए मेरी एक बात, देखिए मेरी एक बात, वही है जो मियां नवाज, देखिए मेरी एक बात सुने मोना, सिर्फ एक सेकंड, मोना एक सेकंड, मोना प्लीज, मोना प्लीज, अनाउंस करेंगे नवाज शरीफ साहब का नाम, मेरी एक बात सुने मोना, मेरी एक बात सुन ले। मैं बात कुछ और करना चाहती थी, ये बीच में अगर ना बोलते ना तो बहुत अच्छा होता। बातें खत्म ही नहीं होती, बात सारी यही थी, वही बात है, अहलियत की बात है। आज इनको एक जनरल अहल लग रहा है। कल तक जब खान साहब मैरिट की बात करते थे तो ये लोग आकर शोर मचाते थे। कल तक जब खान साहब ये बात करते थे कि सारी तकरीरी ऐसे होनी चाहिए, हम अभी भी कहते हैं हम खिलाफ थे। जब आइन और कानून की खिलाफ वर्जी वही होती है जब आप किसी भगोड़े से, किसी एब्सकॉन्डर से जाकर मशवरा करें। आइन और कानून, अब आज आपको जो मुसीबतें पड़ी हुई है ना, आज आपको हम उस बंदे को के काबिल भी नहीं समझते हैं। जो बंदा आप लोगों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से जा रहा है तड़पते देखकर, पॉलिटिकली जो आपको तड़प लगी है ना, मुझे बड़ी आपको लगता है आप उस बंदे को कोई इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उस बंदे को इतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन बात वही वाली सारी है कि इतनी ताकत भी नहीं है इन लोगों में कि ये सबरी मंगवा सके, इतनी ताकत भी नहीं है इन लोगों में। बात कंप्लीट कर लेने ना, इतनी ताकत भी नहीं है, सिर्फ ये कह रहा हूं ताकत भी नहीं है इन लोगों में। अगर जिस तरह बुखार के लिए, फीवर के लिए थर्मामीटर होता है, ताकत भी नहीं अगर इनकी जलन की तकलीफ मापने का कोई आला होना, यकीन करें ये 200 सेंटीग्रेड से ऊपर है। साहब के नाम पे इनको आग लग जाती है, जलते हैं। देखिए बात ये कि नवाज शरीफ की जो अहमियत है वो बिल्कुल वाज़ेह है। वो कायद है मुस्लिम लीग नून के, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ